हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो अपना क्लास 12 फिजिक्स है एमएसटी के लिए जो भी फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है उसका क्विक रिवीजन करेंगे और सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। सो हम लोग वन बाय वन जो भी फॉर्मूले हैं, एक मुझे लगता है कुछ थ्योरी आपको बताना चाहिए, सो मैं आपको बताऊंगा। सो फॉर डेली रिवीजन फिजिक्स का यदि आपको रिवीजन करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको फटाफट बता दूंगा और आपको ये पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको 2 प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिससे आप फिजिक्स का पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो सर्कुलर मोशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला फॉर्मूला आपको क्या दिया है, एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एस क्या है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है आपका रेडियस वेक्टर है, थीटा क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या है, यहाँ पे ये अच्छे से नहीं लिखा है तो चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, वी इक्वल टू आर ओमेगा है। ये थर्ड फार्मूला आपका क्या है, यहाँ पे जो थर्ड फार्मूला लिखा है ये क्या है आपका, ए टी इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ पे ए टी क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और आर क्या आपका रेडियस वेक्टर, और अल्फा क्या आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, यदि आपको ये दिया रहता है जो टोटल एक्सेलरेशन रहता है बेसिकली वो क्या रहता है, ए आर प्लस ए टी। ओके, ये टोटल लीनियर एक्सेलरेशन है, ध्यान में रखना। सर यूनिफॉर्म आपका सर्कुलर मोशन बोला तो आपके पास 3 एक्सेलरेशन होते हैं। ओके, बेसिकली 2 एक्सेलरेशन होते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। बट लीनियर एक्सेलरेशन एक के 2 पार्ट कंपोनेंट होते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल आप बोल सकते हो, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बट यदि आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला, ठीक है, जैसा कि मैंने क्या बोला, सर्कुलर मोशन में आपके 2 एक्सेलरेशन होते हैं, एक लीनियर होता है और एक क्या होता है एंगुलर। ये अल्फ़ा लीनियर क्या होता है आपका ए है, बट ए के 2 पार्ट है, एक तो आपका रेडियल बोलो या सेंट्रीपिटल बोलो, एसी भी बोल सकते हो और एटी भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो लीनियर है, लीनियर जो होता है वो आपका ए है, बट दिस यहाँ पे आपका जो ये होता है ए टी टेंजेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ए टी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसलिए टोटल लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, इक्वल टू ए आर और ए सी। ठीक है, इक्वल टू ए आर और ए सी। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक सॉरी, अल्फ़ा तो आपका अल्फ़ा भी जीरो हो जाता है, क्योंकि जो ये है यहाँ पे जैसे कि थोड़ा फॉर्मूले में लिखा नहीं है, ए टी इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है। यदि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो है तो आपका अल्फ़ा भी क्या होगा, जीरो होगा। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सेकंड थिंग, आपका सेकंड फार्मूला जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, और ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। बट बेसिकली ये किसके लिए लिखा हुआ है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, यदि आपका एंगुलर स्पीड वेरिड होता रहेगा देन आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये हो जाता है थीटा, ये तीनों फार्मूले यूज होते हैं तब, क्योंकि ये जो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी है ये आपका अल्फ़ा जीरो कंसिडर करके किया गया है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/2 अपॉन 2 पाई एन। आपका देन आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अल्फ़ा का बेसिक एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिक फॉर्मूला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी। देन आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और आप इसको क्या बोल सकते हो, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ए इक्वल टू वी ओमेगा, ए क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान में रखना, ए आपका क्या है, रेडियल है, और क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल। यहाँ पे इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ये आपका ए आर और ए सी है, इसको ए चाहिए तो आप कट कर दो, ए आर और ए सी है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाय आर एम आर ओमेगा स्क्वायर। आप इसको ए बी लिख सकते हो, एम बी ओमेगा चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एम बी ओमेगा। आप यहाँ पे ओमेगा सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो, ओमेगा अभी आपने देखा क्या होता है 2 पाई एन, वी को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ऐसे ये सब ध्यान में रखो। ओमेगा 2 पाई एन होता है, ओमेगा आपका वी जो होता है लीनियर वेलोसिटी वो क्या होता है 2 पाई आर एन होता है। तो ये सब फॉर्मूला ऐसे ध्यान में रखो। फिर नेक्स्ट फार्मूला क्या है आपका, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। आपको मैं ये दोनों पीडीएफ दे दूंगा, जो भी मैं ऐसा एडिट कर रहा हूँ ऐसा भी दे दूंगा, और विदाउट एडिटिंग भी आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, v इक्वल टू क्या, रूट म्यू आर जी होता है, वी मैक्स। हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट रखना, ये वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। और जब भी आपको ऐसा ऑप्टिमम स्पीड लिख के दिया तो समझ जाना आपको म्यू क्या लेना है, यहाँ पे जीरो लेना है। ऑप्टिमम स्पीड के लिए म्यू जीरो होता है। ठीक है, और यदि आपको समटाइम्स थीटा दिया हुआ बट म्यू नहीं दिया है तो समझ जाने का कि आपको ऑप्टिमम स्पीड ही निकालना है। यदि आपको म्यू दिया है, थीटा दिया, देन आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना। पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम में भी आई थिंक आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फार्मूला जो है एल कॉस थीटा बाय जी, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, जो कि यहाँ पे सॉरी आगे लिखा ही है,
फिर आपका पीरियड ऑफ टेंशन एक्टिंग स्ट्रिंग क्या है आपका टी एम जी और रूट ऑफ आर स्क्वायर आर 1+r/h²। ये बेसिकली आप एम जी सेक थीटा भी होता है ये एम जी सेक थीटा। ओके, आप इसको एम जी बाय कॉस थीटा भी डायरेक्टली टेंशन इन द स्ट्रिंग आप ऐसा भी निकाल सकते हो एम जी बाय कॉस थीटा। टेंशन इन द स्ट्रिंग जो मैंने अभी बताया 17 फार्मूला टी इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा भी होता है। और बेसिक चीज़ यहाँ पे ये भी फॉर्मूले ध्यान में रखो कि आपका कौन सा चीज़ किसको बैलेंस करता है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है इस बुक में टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी होता है और आपका टी साइन थीटा क्या होता है एम बी स्क्वायर बाय आर। ये जो फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले हैं। ये क्या है आपका टी ए क्या है, ये कहाँ पे होता है एट द हाईएस्ट होता है आई थिंक, सॉरी एट द लोएस्ट, क्योंकि एट द लोएस्ट टेंशन आपका क्या रहता है मैक्सिमम रहता है। ये क्या है एट लोएस्ट है, ठीक है। ये क्या है एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको चाहिए तो मैं एक जनरल फार्मूला बता देता हूँ टी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये मैं जो भी बता रहा हूँ वीडियो ज़रूर देख लेना है पूरा एंड तक, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ। आपको इन जनरल निकालना रहेगा तो टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर रहता है। यदि आपका थीटा ग्राउंड पे है तो थीटा 0 है, एट लोएस्ट आपका थीटा क्या रहेगा एट लोएस्ट पॉइंट पे, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बता रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 0 रहेगा। एट हाईएस्ट क्या रहेगा एट एनी पॉइंट के लिए, एट एनी पॉइंट के हाईएस्ट क्या रहेगा थीटा क्या रहेगा आपका 180, ठीक है। तो वैसे आपका ये फार्मूला मॉडिफाइड हो जाएगा, ये जो यहाँ पे दिया ना 18-19, तो ये इन जनरल दिया, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ही बता दे रहा हूँ। ये आपका वी स्पीड है, आपका हाइट निकालना रहेगा एट एनी पॉइंट। टोटल एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है ई इक्वल टू 5/2 mgr। देन आपके काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो इस तरह फार्मूला कवर हो जाता है, ये सारे फार्मूले जितने भी कवर हो जाते हैं। ये बोलते हैं एक शॉर्ट रिवीजन 80% रिवीजन आपका हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको ये पता है ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। यहाँ पे वो जी का जो ये रहता है डायमेंशन वो भी ध्यान में रखना, m-1 L3 T-2। देन आपका ये क्या है लीनियर स्पीड, सॉरी वो ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं इसको। ये क्या होता है ये आर है, ये आर बेसिकली क्या रहता है आर प्लस एच रहता है। देन ये आपका वेरी क्लोज टू अर्थ के लिए ऑर्बिटल स्पीड, और इस क्रिटिकल स्पीड क्या होता है V0 भी बताते हैं इसको, VC भी बोलते हैं, ध्यान में रखना क्रिटिकल स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस के लिए क्या होता है। देन आपका एक क्रिटिकल स्पीड इन टर्म्स ऑफ क्या है एट हाइट h, ये h लिखा है यहाँ पे, ये r लिखा हुआ है, ध्यान देना थोड़ा सा PDF में फ़ोटो लेने में थोड़ा इशू है। ये आपका क्रिटिकल स्पीड और 2πr/T है, r³ है, ठीक है। ये टाइम पीरियड है, ये T आपका एट द हाइट h के लिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना, ये जो मैं अभी ऊपर का बता रहा हूँ, सॉरी आई थिंक लगता है कि ये नीचे का ऊपर का पार्ट है पूरा ग्रेविटेशन के लिए, ये मैं ऐसा एरो कर देता हूँ। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बाइंडिंग एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आई थिंक माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, और टोटल एनर्जी भी सेम रहता है बट वो निगेटिव साइन के साथ। ये रिलेशन ध्यान में रखना काइनेटिक बाइंडिंग पोटेंशियल टोटल में, ये क्योंकि एक चीज़ पूछा तो आप बाकी सब निकाल सकते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना है आपका काइनेटिक एनर्जी एट द ऑन द अर्थ ऑफ सरफेस क्या होता है 0 होता है। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी एट द हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एट द हाइट के लिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। बट क्लोज टू अर्थ सरफेस के लिए ध्यान में रखना यहाँ पे 2 नहीं है, बट यहाँ पे 2 है, वो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। जितना मुझे क्लिक होगा मैं आपको बताते जाऊँगा। क्रिटिकल स्पीड का वेलोसिटी है, इसका स्पीड भी ध्यान में रखो, जब भी आप अर्थ सरफेस से इसको फेंकते कोई भी ऑब्जेक्ट को तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रहता है। ये v इक्वल टू √2vc क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये gh इक्वल टू g/r, ये आपका बेसिकली फार्मूला ऐसा है, g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r रहता है। तो एट हाइट h के लिए मोस्टली ये फार्मूले के हिसाब से टर्म होते हैं। ओके, यदि आपका h कंपेयर टू r बहुत ज़्यादा ऐसा है देन हम ये फार्मूला यूज करते हैं। यदि मेरा h बहुत ज़्यादा बड़ा है, h मतलब r के कंपेयर में कुछ आ रहा है, h लेस देन r ही है, इस ये जब केस रहेगा तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
तो ध्यान में रखो, लैटिट्यूड के फॉर्मूले ध्यान में रखो, जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन आपका पहला तो दिया डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दिन काइनेटिक एनर्जी के 3 फार्मूले दिए, ध्यान में रखो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एल ओमेगा, एल स्क्वायर बाय 2 आई। तो जिस किस टाइम पे जो डेटा दिया उस हिसाब के आपको लगाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी अब रोलिंग मोशन दिया है, सबसे ज़्यादा फार्मूले इस चैप्टर में रोटेशनल मोशन में फिजिक्स में, तो ध्यान में रखो। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, बट टॉर्क इक्वल टू एक और फार्मूला जो आपने पढ़ा होगा, एफ आर साइन थीटा, ये 11th में पढ़ा रहेगा। आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, के इक्वल टू रूट आई बाय एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, एल इक्वल टू आई थिंक आपका एम वी आर भी होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इनका सबका वेक्टर फॉर्म भी ध्यान में रखो, जैसे कि टॉर्क का हो गया, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, तो वेक्टर फॉर्म में भी ध्यान में रखो, समटाइम्स प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। आपका एल बेसिकली एल का फॉर्मूला आई थिंक मास इनटू वेलोसिटी, ये भी होता है, भी ध्यान में रखो। फॉर रोलिंग मोशन विदाउट स्लीपिंग, ये फॉर्मूला डायरेक्टली √2, ये रोज ऐसा फॉर्मूला सब देखोगे तो याद रह जाएगा, √2 GH/1 + k² / r²। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा। रेडियस ऑफ गायरेशन आपको याद रहेगा तो ये पार्ट भी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिर ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये आपको पता ही है क्या है, आई जीरो इक्वल टू ये एट द बोलते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर प्लस mh², ठीक है। फिर ये आपका वापस आई जीरो इक्वल टू आई सी प्लस mh² है। यहाँ पे आपको यदि रेडियस ऑफ गायरेशन भी समटाइम्स MCQ में पूछता है तो आपको अभी ध्यान में रखना है, k0² क्या होता है आपका, kc² प्लस h² होता है, ठीक है। ये फिर रॉड जो बेसिक होते हैं ना अबाउट सेंटर ऑफ मास, उनका तो ध्यान में रखो। फॉर रॉड क्या होता है, फॉर रिंग क्या होता है, फॉर डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या फॉर्मूले है, ऐसा फॉर्मूला बेसिक जो फॉर्मूले ध्यान में रखो। बाकी तो आपको यदि ये लॉ अप्लाई करने आता रहेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस आप निकाल सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रखना, इसमें एक बेसिक क्वेश्चन आता है आपका, रिंग है, कॉन्सेप्ट जो जितना ध्यान में, रिंग है, स्पेयर है, ओके। स्पेयर मतलब कि आपका ये सॉलिड स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर है और हॉलो स्पेयर है, यदि इनको एक इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा तो कौन सा पहले पहुंचेगा, ओके। सो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा ना, जैसे इंक्लाइन प्लेन से कोई भी ये 3 बॉडीज़ को छोड़ा तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा, सो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो बॉडी सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली अपोज करता है, ओके। सो ऐसा कॉन्सेप्ट है, ओके। तो आई थिंक ये रोटेशनल मोशन हो गया, बट इसके जो बाकी अलॉन्ग डिफरेंट एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हैं, यदि आपका उसके पास चार्ट होगा तो आप उसको थोड़ा ध्यान में रखो। नेक्स्ट है ऑसिलेशन चैप्टर। ऑसिलेशन चैप्टर में क्या है आपका, ए एफ इक्वल टू -k/s, के क्या है आपका रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। देन आपका क्या है, ये W√k/m है, ठीक है। ये आपका बेसिक डिस्प्लेसमेंट का इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा को ईपॉज भी बोलते हैं, इनिशियल फेज भी बोलते हैं और फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम मीन पोजीशन क्या फार्मूला है, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन क्या फार्मूला है, 6 इक्वल टू फिर ये आपका ये वेलोसिटी का फार्मूला वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा और आपका ए मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। चाहिए तो आप ऐसा भी ध्यान में रखो, ए मैक्स अपॉन वी मैक्स क्या होता है, ओमेगा। फिर आपका ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक का फॉर्मूला, ये इसके लिए मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको पता होगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। समटाइम्स आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आपको क्या ध्यान निकालना है, काइनेटिक अपॉन टोटल करना है। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक बोला तो काइनेटिक अपॉन टोटल, काइनेटिक अपॉन टोटल, काइनेटिक अपॉन टोटल करोगे तो क्या आएगा, a² - x² अपॉन a²। आपको पोटेंशियल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टोटल ये बोला तो क्या आएगा आपका, x² अपॉन a², ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोला। देन आपका ये रिजल्टेंट वो मतलब कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले आर इक्वल टू, फिर ये आपके फेज कांस्टेंट मतलब जो भी रिजल्टेंट फेज आता है उसका फॉर्मूला है, ओके। ये सब उसी के कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले। देन आपका यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का ये पार्ट है, सिंपल पेंडुलम, ए √L/g, ठीक है। जो फॉर्मूला आपको समझ जाएगा यदि आपने ये चैप्टर पढ़ा रहेगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इमेज लेने में ये हुआ इशू, बट ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम ये √G/L, ठीक है। सो जो भी कुछ फॉर्मूले आपको लगते हैं एक्स्ट्रा
तो आप ऐसा ध्यान में रखो क्या है, बट एक गुड रिवीजन के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी चैप्टर, लीनियर स्ट्रेस क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन क्या है, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, फिर उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, आपका बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशो, आई थिंक कंप्रेसिबिलिटी भी दिया रहेगा, कंप्रेसिबिलिटी नहीं दिया है क्या यहाँ पे, सो मैं बता देता हूँ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी आपका इसका क्या अपोजिट होता है, स्मॉल के इक्वल टू 1 बाय बल्क मॉड्यूलस का अपोजिट होता है। ठीक है, इसका भी यूनिट ध्यान में रखना है। ये सबका स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वही मेरा मॉड्यूलस का यूनिट होता है, बिकॉज स्ट्रेन इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। पॉइजन्स का वैल्यू हमेशा जो भी रेंज है वो ध्यान में रखो। ओके, जब भी आप ये फॉर्मूला रिवीजन कर तो बाजू में गवर्नमेंट बुक भी आप रख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा देखने के लिए। ठीक है, फिर ये आपका क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, हाफ एफ इंटू एल, मोस्टली ये सब फॉर्मूला पे पूछता है। आपका स्ट्रेन एनर्जी परमानेंट बॉलिंग के ऑल 3 फॉर्म्स। थर्मल स्ट्रेन यहाँ पे वाई आपका यंग्स मॉड्यूलस है, अल्फा आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, डेल थीटा आपका चेंज इन टेम्परेचर है। सैग और डिप्रेशन ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखो, इस पर भी आता है क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, उसके अलावा आपको कुछ डायमेंशंस वगैरह है जैसे क्या होते हैं वो भी ध्यान में रखना है इस चैप्टर में, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में मोस्टली बबल्स वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन इन मर्जिंग द ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। ओके, ये ड्रॉपलेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं जो वर्डिंग पढ़ रहा हूँ एक बार ध्यान दें। वर्क डन इन मर्जिंग द ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर फ्रॉम एन ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज। आपका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली 4πr² टी, यहाँ पे n 1/3 - 1। ठीक है, चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, वर्क इक्वल टू, ये दोनों साइड यदि आप स्मॉल एंड ड्रॉपलेट्स को ऐड करके, स्मॉल एंड ड्रॉपलेट जिनका रेडियस आर है यदि उनको ऐड करके आप एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हो जिसका रेडियस आर है, और यदि आप बड़े ड्रॉप को ब्रेक करो स्मॉल एंड ड्रॉपलेट्स में, दोनों के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर है, ध्यान में रखना, मतलब रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप है। देन ओके, मैं स्टार्टिंग करता हूँ। सरफेस टेंशन क्या होता है, T/FL है, बट इसका फॉर्मूला भी चेंज होता रहता है। यदि आपका बॉडी का शेप क्या है उसके अकॉर्डिंग सरफेस टेंशन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जैसे कि यदि आपका सर्कुलर प्लेट रहता है तो T = F/2πr आ जाता है। ठीक है, समटाइम्स यदि ये आपका सॉल्यूशन ही 100 पर रहता है तो आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है 2 से, लाइक फोर्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T × 2πr करना पड़ जाता है यदि मेरा सोप सॉल्यूशन रहता है। तो वो फैक्टर भी ध्यान में रखो। ये सब यदि आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया रहेगा तो आपको मिला रहेगा। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस टाइम पे भी जो फॉर्मूले मिलते हैं ना, आप उसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है आपका, ये सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये सब फॉर्मूले है। आपका ये इक्विलिब्रियम के लिए फॉर्मूला, लैप्लास लॉ क्या होता है, फॉर सोप बबल अलग होता है 2T/r, ये सब फॉर्मूले ध्यान में रखो। ठीक है, ये जो भी मैं एडिट कर रहा हूँ आपको दोनों PDF मिल जाएगा, विदाउट एडिटिंग और ये वाला दोनों का मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, ये हाइट ऑफ राइज के भी प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, डिफरेंस इन हाइट ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब का, यूट्यूब मतलब ये ऐसा आपका यूट्यूब करके है। ओके, इसमें आपने कुछ ने वाटर डाला तो यहाँ पे कुछ वाटर का लेवल और यहाँ पे कुछ वाटर लेवल, तो ये आपका जो डिफरेंस इन हाइट है, लाइक ये H2 है तो ये H1 है, और दोनों का रेडियस डिफरेंट है तो इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, डिफरेंस इन हाइट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है वेव मोशन चैप्टर, ये सबसे अच्छा चैप्टर है। इसके जो वेव ट्रेवलिंग के डिफरेंट इक्वेशंस है, लाइक सिंपल हार्मोनिक, वो ध्यान में रखो। ठीक है, ये डेल इक्वल टू, ये बेसिक फार्मूला यहाँ पे, डेल बेसिकली क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक्स इक्वल टू, और एक्स क्या है आपका, पाथ डिफरेंस है। और समटाइम्स ये लैम्डा 2π एंड डेल टी, जब आपको टाइम डिफरेंस दिया रहता है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सेकंड बेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, इस पे प्रॉब्लम आते हैं, और इसमें लोडिंग फाइलिंग वाले भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो भी ध्यान में रखना। लोडिंग फाइलिंग के प्रॉब्लम्स जो भी आपने यदि इवन आपने बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे प्रिपेयर किए रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स देख लेना। लोडिंग फाइलिंग के प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपका वो वाला प्रॉब्लम जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है, वहाँ पे बेसिकली आपका ये AP का फॉर्मूला लग जाता है, यदि आपको पता रहेगा तो। Tn = A + n - 1D,
यदि आपको ये सब नहीं पता है तो जो नीचे नीचे की प्लेलिस्ट दी है उसमें मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और वे मोशन चैप्टर का रिवीजन उसमें मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है क्या है ये सब। ठीक है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और यहाँ पे डी ध्यान में रखना, जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है तो प्लस साइन लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है तो माइनस साइन। ये फॉर्मूला की यूज करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, आपका 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, देन आपका ये बीट फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम एन वन माइनस एन टू है। आपका ये डॉपलर इफेक्ट पे फॉर्मूले हैं, इसके 6 केसेस रहते हैं, 6 केसेस है इसके लिए, तो ध्यान में रखो। कौन जब व्हेन लिसनर रेस्ट पे है, व्हेन सोर्स एट रेस्ट पे, 2 कंडीशन है। ठीक है, इस पे भी एक शॉर्टकट क्या रहता है कि लाइक यू कैन कंसीडर दिस ऑब्जर्वर एज अ पुलिस एंड सोर्स एज अ थीप। ठीक है, आप सोर्स को चोर समझ सकते हो, पुलिस को ये, तो इस हिसाब से भी फटाफट आप कर सकते हो। लाइक इफ़ आपका यहाँ पे मैं एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ, लिसनर इज एट रेस्ट, लिसनर का मतलब क्या है, आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ठीक है, और सोर्स आपका क्या कर रहा है, फर्स्ट केस में सोर्स इज अप्रोचिंग, सोर्स मतलब कि आप कंसिडर कर लो चोर है, चोर आपका पुलिस के पास जा रहा है जो कि रॉन्ग कर रहा है इसलिए माइनस साइन है। सेकेंड केस में सोर्स इज रिसीडिंग मतलब सोर्स भाग रहा है। ओके, ओ मीन्स ऑब्जर्वर मतलब क्या, पुलिस, पुलिस से सोर्स भाग रहा है, राइट कर रहा है इसलिए प्लस साइन। अदरवाइज आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो, लॉजिकली देखा जाए तो यदि आप सोर्स जो है ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है तो ऑब्वियस है कि, और ऊपर से जो तुम्हारा सोर्स होता है डिनोमीटर में होता है आपका जो साउंड का, यदि आप स्पीकर बज रहा है उससे दूर जाओगे तो आपका आवाज़ कम सुनाई देगा। तो आवाज़ कम सुनाई देने के लिए, और सोर्स तुम्हारा क्या हमेशा डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या फार्मूला को याद रखने का कुछ क्या बोलते हैं ना तरीके होते हैं, तो उनको ध्यान में रखो। ओके, ये सब फार्मूले में जो भी है आपको लगता है, ओके, ये यहाँ पे मतलब जो भी आपको दिख नहीं रहा आप उसको करेक्ट कर सकते हो, एन जीरो इक्वल टू एन वी माइनस वी जीरो बाई वी। ठीक है, सो आपका ये भी हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टेशनरी वेव्स। मैं यहाँ पे आपको फटाफट गो थ्रू कर रहा हूँ, यदि आपको ये चीज़ें पता नहीं है, आपको पूरा डिटेल में रिवीजन चाहिए तो आप मेरे नीचे प्लेलिस्ट दी गई, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टेशनरी वेव्स। इस चैप्टर में क्या है बेसिकली, आपका ये इसमें मेन चीज़ क्या है, 3 वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन पाइप है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज पाइप है। ठीक है, फिर ये आपके लॉज ऑफ स्ट्रिंग्स है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ है। ठीक है, इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपके वो नंबर ऑफ मोड, ये जो है ना किधर गया आपका, ये क्लोज ट्यूब में क्या है फॉर्मूला, nth ओवरटोन, 5th ओवरटोन का, और यहाँ पे क्या है, ये सब फॉर्मूले पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वो बोलेगा कि आपका सेकंड ओवरटोन इज आइसोटोनिक मतलब इज सेम एज विथ 5th ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, तो इस पर भी फॉर्मूला ध्यान में रखो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखो, आपका जो ओपन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहता है आई थिंक वो 2 टाइम्स ऑफ क्लोज पाइप होता है, राइट है, एन जीरो इक्वल टू 2 NC। ये रेजोनेंस ट्रिप का एंड करेक्शन है, ये फॉर्मूला है, ये भी ध्यान में रखो, L2 माइनस 3L1/2। और यहाँ पे आई थिंक दिया ही होगा E इक्वल टू 0.3D होता है इनर डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, ओपन पाइप के लिए ओके, ओपन पाइप के लिए 2 विंडो ऑफ करेक्शन रहता है, क्लोज पाइप के लिए सिंगल ही, तो ये ध्यान में रखो। 2E मतलब 0.6D और इसके लिए क्या होता है 0.3D। ओके, इन करेक्शन इन क्लोज पाइप N2 माइनस L2 N1 माइनस L1। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ इन ओपन के लिए क्या हो जाता है, ये डिवाइड बाय 2 एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले आपको गवर्नमेंट बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से चाहिए तो आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैंने तो इसे लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसमें भी आपको स्टार्टिंग में काइनेटिक थ्योरी के कुछ फॉर्मूले है, आपका पी वी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके, आरएमएस वेलोसिटी, ये आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इनसाइड अ कंटेनर, वो क्या है, आरएमएस स्पीड क्या है। ये सबसे ज़्यादा फॉर्मूले 7th 8th 9 पे, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर केजी क्या है, पर मॉलिक्यूल क्या है। आई थिंक यहाँ पे ये नहीं दिया गया, R/N0 को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आई थिंक R/N0। इफ में ये रॉन्ग रहेगा तो इसको ज़रा बुक में देखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसका वैल्यू कुछ तो होता है 1.38 इंटू 10⁻² कुछ तो है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, रिमाइंड नहीं आ रहा है, बट ठीक है।
इसका आपको काइनेटिक थ्योरी का गवर्नमेंट बुक में सेकंड पेज पे इसका वैल्यू दिया गया, आप उसको देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 3/2 पी है। आपका एट मोनोएटॉमिक गैस डायटॉमिक गैस के लिए क्या वैल्यूज आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मतलब ये सब वैल्यूज ध्यान में रखो, ये सब एग्जाम इससे कैसे कि डायरेक्ट फार्मूला बेस भी समटाइम्स अपने को मतलब फार्मूला नहीं पता रहेगा तो हम फिजिक्स में क्या आगे कैसे कर पाएंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये सब फार्मूले आपको दिए गए। देन आपका जो नेक्स्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस P1 B1 इक्वल टू P2 B2। आइसोबेरिक के लिए क्या होता है, यहाँ पे रेस टू पावर में गामा आ जाता है। गामा क्या है, वो रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स है कि गामा बेसिकली क्या होता है, CP/CV होता है। और आपका CV/CV ये मोलर में बोल रहा हूँ मैं, R होता है। ये मोलर स्पेसिफिक हीट बोल रहा हूँ मैंने, जो भी यहाँ लिखा है मोलर स्पेसिफिक हीट होता है। एक होता है आपका इन जनरल स्पेसिफिक हीट, जिसमें आई थिंक यहाँ पे डिवाइड बाय M भी आ जाता है। और M क्या रहता है, बेसिकली मोलिकुलर मास रहता है। ये भी मैं मोलर स्पेसिफिक हीट यहाँ पे जो भी लिखा हूँ, ठीक है। देन आपका क्या है, वर्क डन, ओके। फिर आपका रेडिएशन इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन है, ओके। आपका इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन 1-Q2/Q1 है। आपका यहाँ पे Q2 क्या रहता है, हीट ऑब्जर्व, हीट रिजेक्टेड टू द इन्वायरमेंट और हीट गिवन टू सिंक, ये सिंक रहता है मोस्टली। ये आपका क्या है, यहाँ पे सिंक रहता है ये। और Q1 आपका आई थिंक सोर्स का हीट। तो ये आई थिंक आपका ये इंजन के लिए 1-T2/T1 भी होता है, समटाइम टेम्परेचर भी दिया रहता है। रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला है ये, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अल्फा मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ओके। इसका उल्टा रहता है, हीट रिलीज टू द हॉट रिजर्वायर, और यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, ओके। इंजन में क्या होता है, हम लोग हीट इज़ गिवन टू सिंक और हीट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स रहता है, यहाँ पे उल्टा रहता है फ्रिज के केस में। देन आपका रेडिएशन का पार्ट है A+R+T=1, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सब फॉर्मूले ध्यान में रखो। यहाँ पे मोर एंड इम्पॉर्टेंट आपका सिग्मा का जो यूनिट है, यूनिट जो रहता है वो क्या रहता है, वो ध्यान में रखना, वॉट पर मीटर स्क्वायर Kelvin/4 होता है आई थिंक। इसका डायमेंशन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट आप इसके बुक में, गवर्नमेंट बुक का जो लास्ट पेज है इस चैप्टर का, उस पर दिया है इसके डायमेंशंस, वो भी ध्यान में रख लेना। इसका यूनिट और वैल्यूज़ सिग्मा का, के वैल्यूज़ मुझे 5.67 कुछ इंटू होता है, बट मुझे वो प्रॉपरली अभी कुछ भी बोल दूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, आप उसको बुक में देखो, ठीक है। फिर आपका इस पे सबसे ज़्यादा न्यूटन्स लॉ कूलिंग पे भी प्रॉब्लम आता है, तो उसको भी आप सॉल्व कर लो, ठीक है। सो ये फॉर्मूले आपका वेंस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट दिया है। वेंस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, ओके। आपका स्टीफेंस कांस्टेंट का वैल्यू क्या, स्टीफेंस कांस्टेंट है ये, जो भी कांस्टेंट इनका वैल्यू ध्यान में रखो। आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका ये गैस कांस्टेंट वो 8.314 होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है वेब थ्योरी ऑफ लाइट। बेसिकली आपका जो 11th का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आप इस चैप्टर के साथ पढ़ सकते हो, वेब थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। सो इसमें जो आपका फर्स्ट फार्मूला है, इसको पढ़ते कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू आप पहले बोलोगे यहाँ पे, मतलब आपको ऐसा μ2/μ1 बोला, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बेसिकली ये फॉर्मूले ऐसे होते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक अभी ये थोड़ा वे चेंज किया है। मीडियम टू भी देखो, आप जिसको पहले बोलते हो वो ऊपर आएगा, जिसको बाद में बोलते हो उसको नीचे आएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इसलिए v1/v2। बी वेलोसिटी क्या होता है आपका एन लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, सामने आएगा, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहता है इसलिए वो कट हो जाएगा। और λ1 λ2 ये दोनों कट हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है व्हेन लाइट इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। साउंड ट्रांसफ़र होगा वन मीडियम से अदर मीडियम में तो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, ये मैंने एक ही साथ कर दिया। वेव नंबर क्या होता है 1/λ। मोर इम्पोर्टेंट बैंड विथ इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू बैंड विथ इन मीडियम 1 क्या होता है, cos r/cos i। ये आपका ब्रिस्टल्स लॉ है, μ=tan IP। यहाँ पे ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखो, IP + R कितना होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है।
और यहाँ पे एक एंगल ऑफ डेविएशन भी होता है जो कि होता है आपका I-R, वो भी ध्यान में रखो। फिर ये डॉपलर शिफ्ट पे भी प्रॉब्लम आते हैं, और इसमें आता है ब्लू शिफ्ट, और ये ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ध्यान में रखो। जहाँ तक मुझे पता है रेड शिफ्ट आपका वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ मोर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है। ओके, तो ये इस बेस ये रेड शिफ्ट कब आता है जब आपका वेवलेंथ इंक्रीज होता है, और ब्लू शिफ्ट कब आता है जब आपका वेवलेंथ कम होता है। तो इस फॉर्मूले में आपका ये डेल न्यू मस्ट चेंज इन फ्रिक्वेंसी, और न्यू आपका एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, और वी आर क्या रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये सब डेटा आपको डायरेक्ट दिया रहता है जिस पे प्रॉब्लम है, तो इसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। वी आर आपका रेडियल वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन है। आई थिंक मैंने वेव मोशन में ये पार्ट बताना भूल गया आपको, यहाँ पे मैंने बाजू में लिख के रखा था। इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आपको ऐसा दो वेव दिया है जिसका एम्पलीट्यूड A1 A2 है, और दोनों बोलते हैं ना सेम फेज में आ रहे हैं, यदि उनको इंटरफेयर करके जो रिजल्टेंट का आएगा उसका फॉर्मूला मैंने लिख के दे दिया है आपको। AR स्क्वायर आएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगा, आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैक्स क्या होगा A1 प्लस A2 का स्क्वायर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैक्स क्या होगा वो मैंने बता दिया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मिनिमम क्या होगा वो भी बता दिया है, ठीक है। इसमें मैंने लोडिंग एंड फाइलिंग ऐसा लिख दिया, इसके प्रॉब्लम ज़रूर देख लेना जो भी आपने बोर्ड के टाइम पे प्रिपेयर किए थे, ठीक है। इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, ओके, इसमें तो ये आई थिंक ये जो स्टार्टिंग के थर्ड तीन फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया, वेव मोशन में भी ये पार्ट है थोड़ा। कंडीशन पर ब्राइट पॉइंट क्या होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा मेरा 0 1 2 3 स्टार्ट होना चाहिए। यदि आपका यहाँ पे समटाइम्स n+1 इंटू लैम्डा दिया रहता है तब आपको n शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, तो वो चेंज रहता है। आपका बैंड विथ क्या होता है उसका फॉर्मूला है, कंडीशन फॉर डार्क पॉइंट 2m-1 लैम्डा बाई 2 है सम, और यहाँ पे m कहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 से, सम टाइम यहाँ पे लोग प्लस लिखते हैं तब वहाँ पे m आपका स्टार्ट होता है 0 से। ये आपका बैंड विथ का पाथ डिफरेंस क्या है ये दिया हुआ है, बैंड विथ फॉर एन लैम फॉर ब्राइट पॉइंट ये दिया हुआ है एन लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। ये आपका थर्ड जो है ब्राइट के लिए, और आपका ये जो है ये किसके लिए, डार्क के लिए, और ये आपका बेसिक आपका जो बैंड विथ है, ये आपका बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में D1/D V/U डिस्टेंस, और D2/D VU/V, ये आई थिंक आपका D1/DT में भी वो जब आपके सोर्स एंड आपका आई पीस और लेंसेज को कैसे इसमें कैसा रहता है डिमनिश्ड और डिमनिश्ड इमेजेस और कुछ मैक्सिमाइज इमेज करके दो डिस्टेंस है उस बेस पे निकाला गया थे, सब फॉर्मूले भी ध्यान में रखो। डायफ्रैक्शन क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट, इसके जो फॉर्मूले सेकेंडरी मिनिमा के लिए और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ध्यान में रखो। और बीच में सेकेंडरी बोला क्योंकि बीच इसका जो डायग्राम ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे आपका सेकेंडरी मैक्सिमा है, देन आपका ऐसा मिनिमा स्टार्ट होता है दोनों साइड। तो ये डायग्राम जो भी बुक में बना हुआ है जिस पेज पे, उस पर भी ये सब सारे फॉर्मूले दिए हुए, तो वो देख लेना, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये सब आपको ऐसा पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं एज अ होल रिवीजन। ये आप ऐसा रोज़ डेली देखोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फिर ये माइक्रोस्कोप का जो भी दिया लैम्डा आपका, ये इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, और λ/2 2/Na न्यूमेरिकल अपर्चर जो भी है, रिजॉल्विंग पावर, और आपका जो ये रहता है रिजोल्यूशन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है कभी भी, ये हमेशा बेसिकली क्या होता है 1/dx इन्वर्सली रहता है। और रिजॉल्विंग फॉर टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला है एक क्या है, विड्थ है, विद है, डी थीटा क्या है, ये सब क्या है टर्म्स वो भी ध्यान में रखो। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, गॉस थ्योरम है, क्या होता है वो ध्यान में रखो। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए सॉलिड स्फीयर और आउटसाइड ए चार्ज सिलेंडर, यहाँ पे ध्यान में रखना है क्यू क्या रहता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, ध्यान में रखना। फिर ये आपका जो है स्फीयर के लिए इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी फार्मूला क्या है, ठीक है। और ये सिलेंडर के लिए आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है वो ध्यान में रखो। ओके, ये तो तुम्हारा
डायरेक्टली डिस्टेंस के बेस में दिया है, और ये दो फॉर्मूले ना, ये दोनों ध्यान में रखो। बस यहाँ पे ध्यान में रखना क्यू क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ और लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ पे क्यू क्या है, डायरेक्टली चार्ज है। ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखो। और ये एनी शेप के लिए फॉर्मूला दिया है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 के, ठीक है। आउटसाइड ए चार्ज थिन प्लेट शीट सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। ये पोलराइजेबिलिटी इक्वल टू आपका ये आई थिंक ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला इनटू ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। पोलराइजेशन आई थिंक मैंने राइट बोला, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। फिर आपका ये पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट में है ये जो भी है सिग्मा पी। फिर ये आई थिंक इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी तो आपको पता ही है, मैकेनिकल फोर्स का फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर कैपेसिटर आता है, ओके। कैपेसिटर में C इक्वल टू क्यू बाई बी है। यहाँ पे भी ध्यान में, कैपेसिटर का डायमेंशन भी एग्जाम में पूछता है, वो भी ध्यान में रखना। और उससे पहले आपका डायमेंशन ऑफ वोल्टेज पता होना चाहिए, ठीक है, वोल्टेज के। और यहाँ पे आई थिंक 11 के बेसिक फॉर्मूले नहीं दिए, मैं लिख देता हूँ। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ये ध्यान में रखना। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन टू मूव बाय चार्ज क्यू। ये बेसिकली ये भी होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर होता है। चार्ज यहाँ पे मैं चाहिए तो क्यू लिख देता हूँ, 4/एप्सिलॉन 0 के लिख देता हूँ इन जनरल, क्यू बाय आर होता है, ठीक है। और सबको पता ही होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ यूनिट। तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या होता है, 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ ध्यान में रखो, आपको पता होना चाहिए, ओके। और जो भी मैं बताया जा रहा है सब कर लेना, तो तुम्हारे MCQ में बदलते हैं ना, आपको पता है ये सब चीज़ें। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना। C इन एयर रहेगा तो क्या है, एप्सिलॉन 0/T। यदि आपका इसमें रहेगा किसी मीडियम इंटू के है, आई थिंक कॉमा किया है, के इक्वल टू क्या होता है, C/C एयर। ये यहाँ पे बताया के का वैल्यू क्या होता है, C/C एयर। एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर हाफ CV² Q²/2, ये तीनों फॉर्म ध्यान में रखो। सीरीज़ में क्या होता है, ऐसा होता है रजिस्टर के केस में, सीरीज में होता है। रजिस्टर के केस में क्या हो जाता है, ध्यान में रखना, जब रजिस्टर पैरेलल में होता है तो ऐसा कुछ केस आता है, सॉरी रजिस्टर जब सीरीज में होता है तो ऐसा केस आता है, मतलब सिर्फ वहाँ पे C1 C2 यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे R1 R2 R3 लिखा रहेगा। और जब रजिस्टर पैरेलल में होता है तो ऐसा सीन होता है, बट यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों उल्टा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और यहाँ पे एक शॉर्ट, इसके भी कैपेसिटर के जो सर्किट प्रॉब्लम्स है, रजिस्टर के सर्किट प्रॉब्लम्स है, उसका भी मैंने प्ले लिस्ट बनाया है, वो भी मेरे को आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका किरचॉफ्स लॉज आपको पता ही होगा। आपको पहले पता है फर्स्ट लॉ जो होता है इज इन अकॉर्डेंस विद क्या रहता है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। और ये दूसरा क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ये जो बेसिक आपको MCQ भी ये पता रहे, बोर्ड में आए हुए ऐसे। आपका विस्टन्स नेटवर्क है, विस्टन्स नेटवर्क के का जो ब्रिज का प्रॉब्लम है, इस पर भी थोड़ा अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। एक बार ध्यान में रखना, यदि आपको 3 रेजिस्टेंस दिया है R1 R2 R3 R4, तो इसका जो प्लेसिंग होना चाहिए R1 R2 R3 R4 ऐसा रखो, और R1 जैसा मैं रख रहा हूँ R2 R3 R4 ऐसा रखो, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ अदरवाइज जो प्लेसिंग है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत रखना। पोटेंशियोमीटर पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं इस चैप्टर के। आपको पता ही होगा कि जो भी आपका बोर्ड में भी इस चैप्टर पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता दूँ। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ, ठीक है, ओके। वोल्टेज अपॉन लेंथ, जस्ट अ सेकेंड। वी क्या होता है, मैंने यहाँ पे वोल्टेज पूरे वायर का लिखा है IR/L। R/L मेरा सिग्मा होता है, मैं यहाँ पे I/ρ/L भी लिख सकता हूँ, ठीक है। R बेसिकली ρL/A होता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे आई थिंक मैंने इसको रॉन्ग लिखा है, I/L
आर क्या होता है, लो एल बाय ए, एल एल कैंसिल हो जाएगा, आई रो बाय ए, तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और आपको भी पता रहेगा ई, कोई भी सेल को बैलेंस करते थे ई इंटू के एल आता है। फिर इंडिविजुअल सेल मेथड है, सम एंड डिफरेंस मेथड है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आर बाय आर, ये L1 बाई L2 माइनस वन होता है ना, ये L1 बाई L2 बेसिकली क्या रहता है आपका, ये सेल का, और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी रहता है जो V, क्योंकि ये डेरिवेशन आप जब करते हो तो आपको E1 इक्वल टू के एल वन मिलता है और V इक्वल टू के एल टू मिलता है, तो इसकी जगह पे आप L1 बाई L2 की जगह आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले के वेज है वो ध्यान में रखो। पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर आपका 11th में भी है, ओके। तो यहाँ पे भी आई थिंक फॉर्मूले दिए गए हैं आपको कुछ, तो एम्पियर्स लॉ क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ नियर स्ट्रेट कंडक्टर फार्मूला क्या है, μ0/4π, ये भी आपको पता रहेगा, μ0/4π का वैल्यू क्या होता है डायरेक्टली 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड V इक्वल टू μ0 Ni एट एन पॉइंट नियर इन द सोलेनोइड क्या है, V इक्वल टू μ0 Ni बाय 2 अलॉन्ग द एक्सिस। ये सब फॉर्मूले ध्यान में रखो। मूविंग कॉइल ग्रेनोमीटर क्या है, ये है यहाँ पे सिर्फ एक, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, ये ऐसा है, यहाँ पे SI/G करंट सेंसिटिविटी अपॉन ग्रेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, यहाँ पे आई थिंक ये आप शंट निकालने के लिए फॉर्मूला है, और G/n-1, जब भी आपको बोले कि कितना टाइम्स आपको रेंज बढ़ाना है तब आप एक यूज कर सकते हो। यहाँ पे -G आपका वोल्ट मीटर का, ये भी आपको पता रहेगा। अमीटर, केवल अमीटर बोला तो इसका रेजिस्टेंस लो होता है, यदि आपको आइडियल अमीटर बोला तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली वोल्ट मीटर के केस में उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, बट आइडियल वोल्ट मीटर तो आइडियल बोला तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फानाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे भी यदि आपको रेंज दिया है कि आपको इतना टाइम्स रेंज बढ़ाना है, एन क्या है बेसिकली V/VG, V क्या है आपका रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, और जितने में मुझे कन्वर्ट करना है, VG क्या है आपका इनिशियली क्या वोल्टेज मैक्सिमम मेजर कर सकता था। देन आपका साइक्लोट्रॉन पे, इस पर भी प्रॉब्लम बहुत पूछा गया है, MCQ देखोगे तो V/Q। R क्या है, रेडियस ऑफ वो सर्कुलर पाथ, मास, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अपॉन चार्ज, पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका वेलोसिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये सब पे प्रॉब्लम पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपको देख लेना, ठीक है। आपका 11th का जो पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, उसमें आपको फोर्स ऑन ए स्ट्रेट कंडक्टर, जिसको हम लोग प्लेस किए रहते हैं मैग्नेट, ये एक करता है। आपका मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कॉइल क्या होता है, μ0I/2R फॉर्मूला है। फिर मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस, μ0N(I)(a²/2a² + x² 3/2। x क्या है, डिस्टेंस ऑन द रेडियस, a क्या है डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस, और a क्या है रेडियस ऑफ आपका कॉइल है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा 11th के हैं, जो कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने जो प्रोवाइड किया उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या रहता है फॉर ए बार मैग्नेट, ठीक है। फॉर ए सर्कुलर कॉइल क्या होता है, M इक्वल टू करंट इंटू एम्पियर। आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहता है तो आपको NI लिख रहा है। गैरोमेट्रिक रेशो क्या है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ E/2me है। मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट विद सर्कुलर कॉइल करंट जो भी दिया है, M इक्वल टू EVR/2। सो ये सब फॉर्मूले हैं, इसका मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड है, आप देख सकते हो। सबसे मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। 12th में जो भी आपके चैप्टर के हिसाब से जो भी वेटेज है ध्यान में रखना। यहाँ पे ये जो दो मुझे जो भी याद आ रहा है, लाइक L क्या है आपका इंडक्शन सेल्फ इंडक्टेंस है, और M क्या है म्यूचुअल, इनका जो डायमेंशन है ये भी ध्यान में रखना, ये भी MCQ क्वेश्चन है। M-1 L2 T-2 I-2, ठीक है। ये EMF का है फॉर्मूले, आपके ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले के बेस प्रॉब्लम आते हैं, एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। यहाँ पे फेज लैग इतना ध्यान में रखना। इंडक्टर क्या है,
इंडक्टर का वर्ड स्टार्ट होता है आई से, आई फॉर करंट। इंडक्टर करंट को लैग करता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, वोल्टेज डिवाइस है, ये वोल्टेज को स्टोर करता है, तो ये क्या करता है, करंट लैग होता है। मतलब कि इंडक्टर सर्किट में है तो करंट हमेशा पीछे रहेगा वोल्टेज से, कैपेसिटर में हमेशा वोल्टेज पीछे रहेगा करंट से, वोल्टेज लैग करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। कैपेसिटर इंडक्टर के लिए तो मैंने बता दिया, आई फॉर करंट, द करंट लैग। आपका आरएमएस वैल्यू क्या होता है वो ध्यान में रखो। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है आपका इस पे, पावर फैक्टर कॉस फाई आर बाई जेड, आपका फेज डायग्राम। मतलब जैसे कि आप 12th में कैसे वो डेरिवेशंस वगैरह रिवाइज करते हो ना, इसको वैसा रिवाइज करो। ठीक है, फेजर डायग्राम भी ध्यान में रखो। रेजिस्टेंस के लिए फेजर डायग्राम क्या रहता है आपका, वो ऐसा रहता है। आपको इंडक्टर का बोला तो इंडक्टर के लिए करंट पहले ड्रॉ कर देने का, और आपका क्या वोल्टेज आगे रहता है, ये करंट है। आपको कैपेसिटर बोला तो उसका ईएमएफ पहले ड्रॉ कर देंगे क्योंकि पीछे रहता है, और करंट आपका आगे रहता है। तो फेजर डायग्राम भी ध्यान में रखना, और ऐसा ध्यान में रखना फेजर डायग्राम ऐसा भी करेक्ट है, आपको क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। ये फेज, जैसे कि मैंने इंडक्टर के लिए बहुत सारे वेज है फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के। इसका मैंने क्विक जो रिवीजन कंप्लीट रिवीजन बनाया ना, उसमें मैंने इसको अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये सारे फेजर है, वो आप चाहिए तो वो नीचे वीडियो में लिख दिया, आप देख लेना। ठीक है, फिर इसमें आपके रेजोनेंस है, पैरेलल रेजोनेंस और सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस को एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, और पैरेलल रेजोनेंस को रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। इनका जो ग्राफ है, इसका सीरीज रेजोनेंस का जो ग्राफ है, आई थिंक ऐसा ही रहता है। ओके, इसमें एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। जो ग्राफ है वो ध्यान में रखना, आई और से आई थिंक एफ होता है। इसमें क्या होता है, पैरेलल में ग्राफ उल्टा आता है, क्योंकि कि इसलिए इसको रिजेक्टर बोलते हैं एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो ग्राफ वगैरह भी देख लेना। ठीक है, तो बुक कैसे ये फॉर्मूला देखते देखते आप बुक भी सब बाजू में रखो तो आपको अच्छा रिवीजन होगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन छोटा चैप्टर है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं रिवाइज करना है। वर्क फंक्शन क्या होता है ध्यान में रखो। आपका आइंस्टीन्स का जो इक्वेशन है वो रिलेशन, वो भी ध्यान में रखो। आई थिंक हाँ, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिया है। ये 7 फॉर्मूले जो है बरोबर दिए इन्होंने, तो ये ध्यान में रखो। ठीक है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, देन आपका क्या होगा, करंट इंटेंसिटी ऑफ, बोलते हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू, और करंट कब बढ़ेगा, जब ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका एटम्स मॉलिक्यूल्स निकले हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा, जैसे फिजिक्स 1 में रोटेशनल मोशन में सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं, ऐसे ही फिजिक्स 2 में आपका EMI और नेक्स्ट आपका एटम्स मॉलिक्यूल से निकले में ज़्यादा फॉर्मूले है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक भी चैप्टर है, उसमें भी ज़्यादा थियरी है। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले जो है, बोर्स के पोस्टुलेट हो गए, आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये फॉर्मूले इनको मतलब बोलते हैं ना, इसको थोड़ा सा रोज़ देखोगे तो याद हो जाएगा, और इनको याद कर ही लो, एग्ज़ाम में डेराइव करते वक्त बैठना। ठीक है, याद कर लो। मतलब जैसे आर और ओमेगा निकाल दिया, एफ तो तुम्हारा वैसे भी आ जाएगा आर और एफ से। ओमेगा तुम्हारा 2π f होता है, टाइम पीरियड भी तुम्हारा 2π/ओमेगा होता है, तो आर और ओमेगा याद कर लो, ये दोनों तो आप निकाल लोगे। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे आपका, आई थिंक ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये क्या होता है, v²/r। यदि आपको v पता है और r पता है तो ये आ जाएगा। v क्या होता है, बेसिकली e²/2ε0 एंड h। v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। v क्या, लिनियर वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। यहाँ पे भी काइनेटिक पोटेंशियल और बैंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी का रिलेशन में भी यहाँ पे ध्यान में रखना। काइनेटिक इज ऑलवेज सेम एज बैंडिंग एनर्जी, पोटेंशियल का -12 होता है, और काइनेटिक का -k ही होता है, ये ध्यान में रखना फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट इज़ योर रेडबस कांस्टेंट। रेडबस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ कुछ होता है, और उसका यूनिट ध्यान में रखना, यूनिट आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, me⁴ 8ε02 h3c। ठीक है, फिर मास डिफेक्ट के फॉर्मूले ध्यान में रखो।
इसमें आपको ये डीकेज पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। डीकेज पे आपका कितना ये रहेगा, तो इसमें ध्यान में रखना। इसमें एक शॉर्टकट इसके मैंने जब प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। इसका जो रिवीजन है ये चैप्टर का, उसको ज़रूर प्लीज़ देख लेना। इसमें एक फार्मूला भी मैंने ऐसे बताया, NT/N0 आपका हाफ रेस टू एन होता है, और एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, T/Tn। यहाँ पे ओके सॉरी, यहाँ पे Tn नहीं, टी हाफ। टी आपका गिवन टाइम है, ओके, और टी आपका हाफ लाइफ टाइम है, ठीक है। और NT/N0 क्या है, NT मतलब आपका रिमेनिंग अमाउंट, N0 आपने कितना लिया हुआ है, कितना बचा, सॉरी N0 आपका स्टार्टिंग का अमाउंट, NT आपका कितना बचा हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस रिमेन, ओके। और फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस बोलेगा डिकेड हो गया तो क्या होता है आपका NT/N0, इतना अमाउंट मेरा डिकेड हो गया है, ठीक है। फिर डी ब्रोगलस थियरी पे कुछ है आपके फॉर्मूले, वो भी ध्यान में रखो, ऐसा प्रॉब्लम पूछते हैं इस पे फॉर्मूले ये सब। जैसे कि और बोलते हैं ना, फिजिक्स का जो पेपर होता है उसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं और आपको फार्मूला को ये भी करने आता है, अरेंज करो। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसमें जो मेन फार्मूला, एक कॉमन इमिटर मोड है, उसमें बीटा करंट, कॉमन इमिटर मोड में इमिटर कॉमन होता है। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, कॉमन इमिटर बोला तो इमिटर कॉमन है। इनपुट पे कभी भी देखो आपका कलेक्टर हमेशा आउटपुट पे रहने वाला है, आउटपुट पे क्या रहने वाला है, कलेक्टर, ओके। आउट और ये गेन का मतलब क्या होता है, बेसिकली गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। कलेक्टर दोनों केस में आपका आउटपुट पे क्या रहने वाला है, कलेक्टर, इनपुट पे क्या रहेगा यहाँ पे इमिटर, यहाँ पे इनपुट पे क्या रहेगा बेस। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, बेस करंट इनपुट है ICA/I, IC/IE, ठीक है। ये बेसिक है। जो मीटर करंट होता है, इमीटर हेविली ड्रॉप रहता है इसलिए ज़्यादा उसका करंट है। बेस प्लस कलेक्टर, 1/अल्फ़ा 1/बीटा प्लस 1 बीटा अल्फ़ा, ऐसा। अभी ये 1 माइनस अल्फ़ा, बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा, कभी भी ऐसा रहेगा। 43 रहेगा, 44 रहेगा, 49 रहेगा, 50 रहेगा, 200 तक, 200 के ऊपर जाएगा, बट अल्फ़ा इज़ ऑलवेज लेस देन 1। कभी भी आपको ऐसा गेन दिया है तो उसकी वैल्यू से भी आप पहचान सकते हैं। इसमें चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोलूँगा, बुक से देखो। जैसे कि LED का डायग्राम क्या है, फोटो डायोड का वो डायग्राम क्या, रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपका ट्रांजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सब गवर्नमेंट बुक से आपको। PNP का क्या रिप्रेजेंटेशन है, NPN का क्या रिप्रेजेंटेशन है, आपके जो ये लॉजिक गेट्स है उनके क्या है, ओके, रिप्रेजेंटेशन, वो भी ध्यान में रखो, ठीक है। फोटो डायोड ऑलवेज रिवर्स बायस होता है, LED आपका फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ओके। ये सब थियरी थोड़ा पढ़ लेना है इसमें। आपका N टाइप सेमीकंडक्टर कौन कौन से इससे बन सकता है, N टाइप लाइक आपका, और P टाइप कैसे किससे बन सकता है, वो सब्सटेंस जो लिखा है। P टाइप जैसे फॉर एग्जांपल आपका बोरॉन है, उससे बनेगा। बोरान, इंडियम, एल्युमिनियम, ये सब से बनता है। आपका एन टाइप किससे बनेगा, फॉस्फोरस है, ठीक है। जितना मुझे नाम याद आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, फॉस्फोरस है, और भी मुझे आई थिंक आर्सेनिक भी है, ओके। आप ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है। आप कम्युनिकेशन चैप्टर है उसका ही मैंने रिवीजन का नीचे डाल दिया है, आप उसको देख सकते हो। मोस्टली वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल चलो उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। सो इस तरह हम लोग ने पूरा फिजिक्स का ये रिवीजन कवर किया जितना मुझे क्लिक हुआ। आप आपको ये दोनों PDF मिल जाएगा, विदाउट एडिटेड और विथ एडिटिंग, ठीक है। आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो वेरी मच थैंक यू फॉर दिस वीडियो, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा डेली रोज़ देख के आप इसको रिवाइज कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।